नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी के बीच तनाव घटाने की कोशिश। 1.5 घंटे तक दोनों दलों की कमराबंद बैठक। कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा का राज्यों को निर्देश। अन्ना द्रमुक के दोनों गुटों ने बनाई समिति। विलय के लिए करेंगे चर्चा। आयोग ने बढ़ाई चुनाव चिन्ह पर फैसले की समय सीमा। पैन कार्ड के लिए आधार को अनिवार्य बनाने पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल। सरकार ने किया बचाव, कहा फर्जी दस्तावेजों से बनवाए जा रहे हैं कई कार्ड। होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज अनिवार्य नहीं। गाइडलाइंस को सरकारी मंजूरी, ग्राहक तय करेगा भुगतान की रकम। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में राशन दुकान में भीषण आग। 15 से ज्यादा लोगों की गई जान। आंध्र प्रदेश में प्रदर्शनकारियों पर चढ़ा ट्रक, 14 की मौत। और अब पहली खबर। कश्मीर के ताज़ा हालात को लेकर आज जम्मू में बीजेपी और पीडीपी नेताओं की बैठक हुई। इसमें मौजूदा हालात की समीक्षा की गई। बीजेपी और पीडीपी नेताओं के बयान से गठबंधन में मतभेद की खबरों से भी बैठक अहम मानी जा रही है। और उधर अगर देखा जाए तो दूसरे राज्यों में भी कश्मीरी छात्रों से जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लोगों को आत्मचिंतन करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सेना कश्मीर में आपदा आने पर लोगों की जान बचाती है और लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन बाद में जवानों पर पत्थर बरसते हैं। कश्मीर के अंदर बाढ़ आती है और जब फौज के लोग किसी की भी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं तो वही लोग उनके लिए ताली भी बजा देते हैं, भले बाद में पत्थर मारते हो। इधर राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कश्मीर के छात्रों के साथ मारपीट और उत्तर प्रदेश में कश्मीरी छात्रों के बहिष्कार के पोस्टर को लेकर केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यों को कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। हमारे कश्मीर के कुछ नवयुवकों के साथ किसी ने बदसलूकी की है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से मैं अपील करता हूं कि यह सुनिश्चित करें कि किसी भी कश्मीरी नवयुवक के साथ कोई बदसलूकी देश के किसी भी हिस्से में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह भी भारत के एक सम्मानित नागरिक हैं। कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी में बढ़ते मतभेद के बीच शुक्रवार को जम्मू में दोनों पार्टियों के बंद दरवाजे के पीछे बैठक हुई। इसमें बीजेपी नेता राम माधव, अविनाश राय खन्ना और पीडीपी नेता हसीब दरबू शामिल हुए। बाद में बैठक में जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद भी शामिल हुए। बीजेपी का कहना है कि इसमें कश्मीर के हालात और अमित शाह के कश्मीर दौरे पर चर्चा हुई। बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा के बयान से पीडीपी और बीजेपी में दूरियां दिखने लगी हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इधर कश्मीर घाटी में चौथे दिन भी शिक्षण संस्थान बंद रहे। पिछले हफ्ते पुलवामा के डिग्री कॉलेज के छात्रों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ कश्मीर मामलों के जानकार वजाहत हबीबुल्लाह साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि कमिश्नर रह चुके हैं कश्मीर डिवीज़न के, और ख़ासकर ऐसे वक्त में जबकि वहाँ मिलिटेंसी और आतंकवाद जो है वो चरम सीमा पर था 90 के दशक में। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आज के हालात जो हैं वो 90 के दशक से लगभग मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं। क्या वाकई ये बात सही है? और फिलहाल केंद्र सरकार की क्या नीति नज़र आ रही है कश्मीर पर? क्या वाकई कोई नीति है भी? वजाहत हबीबुल्लाह साहब, सबसे पहले मुझे बताइए कि मौजूदा हालात आप जो देख रहे हैं, अब फिलहाल वो दौर 90 के दशक का इतना बदल चुका है कि अब डिजिटल एक तरह से वो भी नज़र आ रहा है, मुकाबला की एक वीडियो का मुकाबला दूसरे वीडियो से, एक तरह की जिरह दूसरी जिरह से। फिलहाल आप वहाँ स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, आपको मालूम है पूरा हफ्ता गुजर चुका है। फिलहाल के हालात आपको क्या वाकई चिंताजनक लगते हैं? केवल चिंताजनक नहीं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है ये देखते हुए, क्योंकि जैसे आपने कहा 1990 में जब ये सब पहली गड़बड़ ये आरंभ में ही थी, तो तब से मेरी निजी तौर पे ये कोशिश रही है कि किसी प्रकार से वो लोग जो वहाँ की जनता है जो हमसे असंतुष्ट हैं, वो हमसे भारतीय अपने को मानना शुरू करें और इस देश से प्रेम करना शुरू करें। और इस देश में बहुत सारा है जो उनको दिया जा रहा है और जिसको वो प्राप्त कर सकते हैं। किंतु मैं ये जो देखता हूँ आजकल जो हो रहा है,
मैं स्वयं को पूरी तरह से असफल समझ रहा हूँ। तो ये चिंता की बात नहीं है, ये एक असफलता की बात है। हम जैसे, और मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे भारतवासी ऐसे हैं सिविल सर्विसेज में, सेना में, राजनीति में, जिन्होंने प्रयत्न किया कि किसी तरह से लोग हमारे साथ आए, क्योंकि एक देश बंदूकों से नहीं बनता है, एक देश जनता के प्यार मोहब्बत से बनता है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि 90 के दशक से लेकर अब तक जो मेहनत की गई, कहीं ना कहीं उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, वापस हम वहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल, वापस केवल नहीं, क्योंकि इस समय एक पूरा एक जनरेशन है, यंग पीपल, जो 1990 के बाद पैदा हुए हैं। इसका मतलब है जब हमारा प्रयत्न पूरे जोरों में था, तब के पैदा हुए बच्चे, तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारी सफलता है और हमें इसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। स्वीकार करते हुए हमने अब देखना है कि अगर हम इस काम में असफल हुए तो अब आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। और इस तरह से केवल आलोचना करना या एक दूसरे पे हाथ उठाना, जैसे हमारे गृह मंत्री साहब ने कहा, कश्मीर के भी लोग भारतवासी ही हैं, सम्मानजनक नागरिक हैं। सम्मानजनक नागरिक हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि वो किसी राज्य में ना आए या उनके साथ मारपीट हो किसी राज्य में? वो भारतवासी हैं। लेकिन एक तरफ जो है गृह मंत्री ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के खुद के मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जो पत्थर फेंकने वाले लड़के हैं उनको सज़ा दी जाए, यहाँ तक उन्होंने कहा कि गोली मार दी जाए। तो ऐसे में जिस दिल जीतने का जिक्र हम कह रहे हैं और करते रहे हैं लगातार, वाजपेयी साहब ने जिसकी शुरुआत की, प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर में जाकर ये बातें करते हैं कि हमें जो है वो जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ उनके मंत्री ये बात कहते हैं, दूसरी तरफ खुद आर्मी के लोगों ने भी ये बात कही है कि जो बोनेट पर बिठाकर जो है वो एक नागरिक को और उसे एक तरह से ह्यूमन शील्ड बनाया गया। क्या आपको लगता है कि उससे कहीं ना कहीं एक दिल टूटा है कश्मीरियों का? आपको लगता है कि जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो कि कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच था वो टूटा है? वही टूटा है। और ये जैसे आपने प्रधानमंत्री की बात की, प्रधानमंत्री ने स्वयं भी ये बात कही, जब पिछले साल गड़बड़ हो रही थी, बच्चे उनको चोट मिली थी, कुछ बच्चे मर भी गए थे ये पैलेट गन्स वगैरह के नतीजे में, तो उन्हें स्वयं ये बात बार बार कही, प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये बात कही कि ये हमारे ही बच्चे हैं, ये हमारे ही नौजवान हैं, इनके साथ ऐसा सलूक करने की, बर्ताव करने की आवश्यकता है कि इनको भारतवासी समझ के, हाँ हो सकता है कि किसी से गलती हो गई, लेकिन इसका ये मतलब हो कि हम अपने ही जनता पे बंदूक मारना शुरू कर दें। लेकिन वजह साहब ये दो धारी तलवार भी है भारत के लिए, क्योंकि काफ़ी हद तक भारत सरकार जो कहती रही है वो ये कि दरअसल ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है और काफ़ी हद तक पाकिस्तानी लोग आकर बरगला रहे हैं, तो जाहिर है वो जनता तो कश्मीर की है ही। क्या आपको लगता है कि ये फ़र्क करना हम नहीं सीख पा रहे हैं या भूल गए हैं कि किस तरह से जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है उसको अलग रखा जाए और ख़ुद जो कश्मीर की धरती पर पनप रहा है एक तरह से विद्रोह जो हम देख रहे हैं वो अलग है? अब बात यह है कि पाकिस्तान ने हमारी कमज़ोरी का पूरा फ़ायदा अवश्य उठाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसका बदला हम अपने ही लोगों पे लेना शुरू कर दें। हाँ, वो ये देख के कि लोगों को वहाँ दुख है, उनको कष्ट है, उनको कुछ आवश्यकताएं हैं, तो वो पूरी आवश्यकताएं बंदूक और ये इस किस्म के गोला बारूद का प्रयोग करके उसको पूरा करने की कोशिश। किंतु जो बुनियादी फ़र्ज़ है, जो कर्तव्य है, वो हमारा है। जैसे मैंने कहा, जब तक कि हम वहाँ के लोगों को ये आश्वासन न दें कि वो हमारे हैं और हम उनके हैं, तब तक इस प्रकार की जो साजिशें हैं वो होंगी और लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बहुत संक्षेप में मुझे 3 पॉइंट्स में बताइए कि अब आगे पॉलिसी क्या होनी चाहिए, नीति का जो है वो दिशा क्या होनी चाहिए? और इसके बारे में मैंने परसों एक इंडियन एक्सप्रेस पे भी मेरा एक निकला था। इसमें एक ही तरीका है, 3 तरीके हैं नहीं, एक ही तरीका है। वो ये है कि लोगों को, वहाँ की जनता को जिम्मेदार बनाइए अपने भविष्य के लिए। इस प्रकार से जो सरकार, जो वहाँ की राजनेता है, वहाँ की जो जो सरकारी ढांचा है, वहाँ की सेना है, इनको और जनता को सबको मिल के ये देखना होगा कि आगे हम किस प्रकार से बढ़े, क्योंकि ये एक लोकतंत्र की मांग है, ये एक इंसानियत की मांग है
और ये हमारे देश के भविष्य की मांग है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वजाहत अब्दुल्ला साहब। तो वो आंखें, वो नज़रें जिन्होंने देखा है 90 का दशक को, देखा है कितना भयानक वो दौर था, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ चिंता ही नहीं बल्कि दुख हो रहा है कि सब कुछ जो पिछले दशकों में कमाया गया, लगता है कि अब नीतियों की वजह से वो कुछ गंवाया जाता हुआ लगता नजर आ रहा है। फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। अभी एक छोटा सा ब्रेक। मदुरई सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक शैली की मशहूर संगीतकार, संयुक्त राष्ट्र संघ सभा में संगीत प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला संगीतज्ञ, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। इसके अलावा वो पहली महिला रही जिन्हें संगीत कलानिधि के रूप में मिला कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और लता मंगेशकर को किया जाता है इनके प्रशंसकों में शुमार। मैं भी भारत का ये सफर लेकर आजकल हम नागालैंड में हैं और आज हम बात करेंगे कोन्याक आदिवासियों की। कोन्याक आदिवासियों को दुनिया हेड हंटर्स के नाम से जानती है। हम जानने की कोशिश करेंगे उस पृष्ठभूमि को, उस इतिहास को, और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कोन्याक आदिवासी समाज की बनावट को, उनके रीति रिवाजों को। भारतीय रेल 65,000 किलोमीटर रेल मार्ग और 7,500 स्टेशन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। रोजाना करीब 19,000 रेलगाड़ियां ढोती हैं 2 करोड़ से ज्यादा मुसाफिर और 25 लाख टन माल। 14 लाख कर्मचारियों वाली भारतीय रेल रोजाना दौड़ती है जितना धरती से चांद पर 4 बार चले जाएं इतना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से बिना जल्दी के फैसला लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ ही अधिकारियों को टीम की तरह काम करना चाहिए। उन्होंने जनता के हित में फैसले लेने की भी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विस डे के मौके पर अधिकारियों को एक टीम की तरह काम करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि सरकार कई तरह के सुधारों को अंजाम दे रही है क्योंकि एनडीए सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति है। राजनीतिक इच्छा शक्ति निर्भर करती है रिफॉर्म के लिए, लेकिन आपकी कर्तृत्व शक्ति निर्भर करती है परफॉर्म के लिए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वो बिना किसी भय के फैसला लें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के फैसला लेने से ही देश में बदलाव आ सकता है। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई निर्णय जल्दी करता है तो कोई बुरे का इरादे से करता है। ऐसे आरोप लगाने वालों ने अभी तक कोई आरोप पुरवार नहीं हुए हैं। सत्य निष्ठा से, ईमानदारी से जन सामान्य के हित में किया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बुरा नहीं ठहरा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फैसला लेने से पहले उसके नतीजे के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो जनता की समस्याएं सुलझाने के लिए नए विचारों का प्रयोग करें। इस मौके पर बेहतरीन अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के दोनों धड़ों में सुलह की कोशिश तेज हो गई है। दोनों गुटों ने बातचीत के लिए समितियां बना दी हैं। इन दोनों गुटों की अपील पर चुनाव आयोग ने पार्टी के चुनाव चिन्ह को 16 जून तक जब्त रखने का फैसला किया है। एआईएडीएमके के दोनों गुटों में विलय के आसार बढ़ गए हैं।
सुलह पर चर्चा के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता राज्यसभा के सांसद आर वैथियालिंगम कर रहे हैं। इधर ओ पनीरसेल्वम गुट ने भी बातचीत के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया है। Mr. OPS has decided to appoint a committee to carry out the negotiations for reintegration of the party, and the list of people who are participating in this committee will be announced very soon. AIADMK के अम्मा गुट ने शुक्रवार को बैठक कर पनीरसेल्वम गुट की शर्तों पर चर्चा की। शुक्रवार को पनीरसेल्वम गुट ने विलय के लिए शर्त रखी है कि शशिकला को पार्टी महासचिव और टीटीवी दिनाकरण को पार्टी में पद से हटाया जाए, चुनाव आयोग में दिए हलफनामे वापस लिए जाएं और जयललिता की मौत की सीबीआई जांच कराई जाए। इधर चुनाव आयोग ने AIADMK के 2 पत्ती वाले निशान को फिलहाल 16 जून तक जब्त रखने का फैसला किया है। आयोग ने ये कदम दोनों गुटों की ओर से अपने समर्थन में दस्तावेज जमा करने के लिए और समय मांगे जाने पर उठाया है। जयललिता के निधन के बाद शशिकला की AIADMK की कमान संभालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। दोनों गुट पार्टी और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज फिर से तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। पार्टी के संगठन चुनाव के बाद ये घोषणा की गई। पार्टी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी की मौजूदगी में ये ऐलान किया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ये जिम्मेदारी किसी और को दी जाती तो बेहतर होता। उन्होंने क्षेत्रीय दलों के बीच गठबंधन पर जोर दिया और कहा कि इससे ही वर्तमान राजनीतिक स्थितियों से मुकाबला किया जा सकता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना राष्ट्र समिति का एक बार फिर अध्यक्ष चुना गया है। टीआरएस के चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर और राज्य के गृह मंत्री नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने इस बात की घोषणा की। नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि सिर्फ चंद्रशेखर राव का नाम ही पार्टी अध्यक्ष के लिए सामने आया था। केसीआर 2001 से टीआरएस के अध्यक्ष हैं। वो तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मांग करते रहे थे। 2014 में तेलंगाना के आंध्र प्रदेश से अलग होने पर चुनाव में चंद्रशेखर राव की पार्टी की जीत हुई और वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चुने गए। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार आज थम गया है। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर सभी पार्टियां बहुमत का दावा कर रही हैं, साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार शुक्रवार शाम थम गया है। आखिरी दिन कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। तीनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। अगर आप बीजेपी को वोट देते हो और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए, तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। कांग्रेस और बीजेपी इसे चुनाव से पहले केजरीवाल की बौखलाहट बता रही है। मच्छर के दिमाग वाला व्यक्ति इस तरीके की बात कर सकता है, क्योंकि 524 करोड़ का बजट इनके हाथ में था और इनको एडवर्टाइजिंग करनी थी डेंगू के मच्छरों से दिल्ली को बचाने के लिए कि पानी जमा ना होने दें, कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, साफ पानी को यहाँ व्यवस्थित करें वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ इन्होंने अरविंद केजरीवाल और अपनी आम आदमी पार्टी की तस्वीरें जो हैं वो लगाकर इन्होंने वो पैसा खर्च किया। तो कांग्रेस पार्टी खास तौर के ऊपर रजौरी गार्डन के बाई इलेक्शंस के बाद में जिस तेजी से उभरी है, 9% से हम 33% वोट पे जो पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं के ऊपर कांग्रेस पार्टी खतरे की घंटी भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल दोनों के लिए बन करके उभरी है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी नगर निगम चुनाव में वीवीपैट के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। आम आदमी पार्टी की अपील पर हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के बीच ऐसा आदेश देना मुमकिन नहीं है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोप में बरखा शुक्ला सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। ये फैसला दिल्ली कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक में आज लिया गया। बरखा शुक्ला सिंह ने कल दिल्ली कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन समेत कई बड़े नेताओं पर आरोप भी लगाए थे। बरखा शुक्ला सिंह ने कहा कि वो इस मामले में कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। देखिए, वजह से ज़्यादा समय महत्वपूर्ण है, तो कोई ऐसा इंसिडेंस तो है नहीं कि जो भी परसों हुआ और कल बरखा जी को निर्णय लेना पड़ा। तो ये सीधे सीधे ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है और अब केजरीवाल जी भी सीधे हम लोगों के ऊपर हमला करना शुरू हुए हैं। ये करना 15 साल से ना तो चुनाव हुए हैं, इलेक्शन कमीशन खुला हुआ है, कोर्ट खुली हुई है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैंने जब कह दिया तो कह दिया और हम
यहीं रहेंगे, यहीं लड़ेंगे और राहुल गांधी मुक्त कांग्रेस का अभियान चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने को लेकर सवाल पूछा। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि लोग ऐसे पैन कार्ड की जानकारी दे रहे हैं जिन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए बनवाया गया है। इसके अलावा ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें एक व्यक्ति के पास कई पैन कार्ड्स थे। इनका इस्तेमाल फर्जी कंपनियों को धन हस्तांतरण के लिए किया जा रहा था। अटॉर्नी जनरल के जवाब पर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या इसका उपाय ये है कि आपके पास पैन बनवाने के लिए आधार होना चाहिए। पैन कार्ड के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के सरकार के कदम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 25 अप्रैल को करेगी। आम बजट के वित्त विधेयक में कर प्रावधानों में संशोधन के जरिए सरकार ने आयकर रिटर्न और पैन के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है। होटल और रेस्टोरेंट में खान पान के बाद अब आपको सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है, यानी कि खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने ये कहा है कि इसके लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी मिल गई है। इन्हें जल्द ही राज्यों को भेजा जाएगा। नए नियमों के मुताबिक यदि कोई रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज जबरन वसूलता है तो उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। बिल में सर्विस चार्ज का कॉलम खाली रहेगा। होटल ये नहीं तय कर सकते कि कितना सर्विस चार्ज लगाया जाएगा। दरअसल इस बारे में उपभोक्ता मंत्रालय को कई शिकायतें मिली थीं। इसमें होटलों और रेस्तरां की तरफ से टिप के नाम पर 5 से 20% तक रकम वसूलने की बात कही गई थी। सर्विस चार्ज नाम का कोई चीज नहीं है, टिप्स नाम का है। तो जिसको टिप्स देना होगा बैरा को क्या कहते हैं कि दे देगा, जिसको नहीं देना होगा नहीं देगा। इसी के लिए हम लोगों ने भेजा था और वो इसको आज हम लोग जो गाइडलाइन जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक सहकारी दुकान में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हादसे के समय राशन दुकान में केरोसिन और अनाज का वितरण किया जा रहा था और सैकड़ों ग्रामीण दुकान में मौजूद थे। इस दौरान केरोसिन में आग लग गई। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आग ने कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। अफरा तफरी के बीच कुछ लोग अंदर फंस गए। खबर मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से 14 लोगों की मौत हो गई। 15 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज़ रफ्तार ट्रक लोगों को कुचलते हुए बिजली के खंभे से टकरा गया। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना के समय वहां से गुजर रहे कुछ लोगों पर बिजली का तार टूट कर गिर गया और करंट लगने से उनकी मौत हुई। H-1B वीज़ा पर भारत ने कड़ा रुख अपना लिया है। भारत ने कहा है कि अगर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने अपना नया रुख नहीं बदला तो वो इस मामले को WTO में ले जाएगा। भारत का कहना है कि ये मामला इन देशों में बसने या शरणार्थी बनकर जाने का नहीं है, ये सेवाओं के व्यापार का मामला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वॉशिंगटन में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस से मुलाकात में H-1B वीजा का मसला उठाया। वित्त मंत्री ने कहा कि H-1B वीजा पर रोक लगाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। भारत के कुशल पेशेवरों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण संकेत दे चुकी हैं कि अगर अमेरिका ने भारत की बात नहीं मानी तो मामला WTO में जाएगा। Examples of United States, UK, Australia, and very quickly New Zealand and so on. Countries now very clearly racing protectionist walls as regards service trade. It is time that we have a global framework on moderating. I wouldn't want to use the word regulating, moderating, giving a framework within which trade and services can happen. विदेश मंत्रालय ने भी संकेत दिया है कि भारत में भी अमेरिकी कंपनियों से वैसा ही व्यवहार हो सकता है जैसा अमेरिका में भारत की कंपनियों या पेशेवरों के साथ होगा। No, it is not an immigration issue as we have said earlier. It's basically a trade and services issue. There is a mutuality of interest is involved over here. There are Indian companies, Indian workers in United States. There are also United States companies in India. विदेश मंत्रालय ने कहा कि वीजा पर रोक लगाने या नियंत्रित करने वाले सभी देशों से बात चल रही है। सरकार घरेलू कंपनियों से भी बात कर व्यवहारिक पहलुओं का समाधान निकाल रही है। I can assure you that the implications of the changes that will come about in the visa regimes will be part of our conversations on these matters with the concerned countries.
भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। उनका 60% राजस्व वहीं से आता है। सबसे ज्यादा H-1B वीजा भारतीय पेशेवरों को मिलते हैं। इसलिए भारतीय कंपनियां नियमों में बदलाव को लेकर चिंतित हैं। अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, ये सारे अभी तक सरकारी आदेश हैं और इन्हें कानून में बदलना पड़ेगा और इसमें कुछ समय लगेगा। भारत के पास वो समय है ताकि वे उन सरकारों को और उनके सांसदों को समझा सकें कि इनके परिणाम क्या होंगे, और इसके अलावा भारत को अपने यहाँ भी ऐसे उपाय करने होंगे ताकि उन देशों को समझ में आए कि भारत भी इसका जवाब दे सकता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन नारायण के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। भारत दौरे पर आई यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख फेडरिका मोघेरिनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को यूरोपीय यूनियन के ताज़ा हालात से अवगत कराया और यूरोपीय यूनियन में भारत के लिए अवसरों की चर्चा की। यूरोपीय यूनियन के उच्च प्रतिनिधि ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। बाद में विदेश राज्य मंत्री के साथ उनकी प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।